चलिए हम प्रीवियस स्लाइड्स को एक बार वापस देख लेते हैं। माइक बंद कर दीजिए नीरू। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वहीं से, थोड़ा सा फास्ट में हम स्लाइड्स को चला लेते हैं। हम बात कर रहे थे अर्थ के इंटीरियर पार्ट, और अर्थ के इंटीरियर पार्ट के अंतर्गत कौन कौन सी लेयर्स पाई जाती है। उसको देखने से पहले हम उनके सोर्सेज को देखेंगे कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें जो लेयर सिस्टम पाया जाता है वो कैसे बना, या हमें कैसे पता चला कि इस प्रकार का लेयर सिस्टम अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाया जाता है। तो उसी को हम लेकर चल रहे थे, और अभी तक कितना हमने पढ़ा है उसमें हमने देखा है कि कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ क्रस्ट, किन्हीं क्रस्ट कहा जाता है, किन्हीं मेंटल कहा जाता है, कुछ कोर होती है। तो डिफरेंट टाइप्स की अभी तक हम उन जो बाउंड्रीज है या फिर उन लेयर्स के बारे में अभी तक हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम अभी तक सोर्सेज तक ही डिपेंड है कि सोर्सेज कौन कौन से हैं। तो अपने आप को वार्म अप कर रहे हैं। जैसे ही हम पूरा का वार्म अप हो जाएंगे उसके बाद हम वन बाय वन करके इन लेयर सिस्टम को देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर है और इन लेयर में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो फर्स्ट यहाँ पर आपने देखी होगी, तो यहाँ पर ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि यहाँ पर हर जो चीज लिखी गई है वो हर एक चीज समझ में आनी है। देखो यहाँ पर जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर लिखा लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का अर्थ होता है चट्टान मंडल। लिथोस का जो अर्थ होता है चट्टान, ऐसी लेयर, ऐसा जोन जिसमें चट्टानें पाई जाती है। जहां पर यहाँ लिखा ट्रांजिशन जोन, ट्रांजिशन जोन यानी चेंजेस है। इसके बाद यहाँ पर कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ विशेषताएं जो मिलेगी अपर मेंटल में, लोअर मेंटल में नहीं मिलेगी। यहाँ पर ट्रांजिशन जोन कहलाता है। ठीक है, फिर हम मेंटल की बात करते हैं। मेंटल को हिंदी में प्रवार कहते हैं, प्रवार शब्द प्रवार। फिर ये कोर मेंटल की बाउंड्री है, उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर, और सेंट्रल पॉइंट है अर्थ का वो यहाँ पर है। यानी इन सभी को हम करने के बाद हम लास्ट इसके बीच में सेंटर पॉइंट में पहुंच जाएंगे। ये एक स्लाइस है, स्लाइस को इस प्रकार से। फिर ये मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या होती है इसको भी हम क्लियर करेंगे कि क्या होती है। जैसे लिखा है क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो ट्रांजेक्शन जोन होता है, ठीक है, उसको मोहो डिसकंटिन्यूटी कहते हैं या मोहो असंबद्धता कहते हैं। मोहो आएगा, कुछ गुटेनबर्ग्स आएंगे, रेपिटी आएंगे, कॉनार्ड आएंगे, तो हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो सोर्सेज को हमने चार भागों में डिवाइड किए। कुछ जो हमें दिखाई नहीं देते, अप्रत्यक्ष या अप्राकृतिक। ऐसे जो सोर्सेज जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं प्रत्यक्ष, कुछ एस्ट्रॉइड से मिलने वाले सोर्सेज, और कुछ हाइपोथेसिस जो अलग अलग विद्वानों ने प्रस्तुत किए हैं। उसके बिहाफ पे हम ये क्लियर कर पाएंगे कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, या लेयर होती है या ये नहीं होती है। कौन कौन से मेटर्स, पदार्थ जो हैं अर्थ के इंटीरियर पार्ट में पाए जाते हैं। वन बाय वन करके हमने सबसे पहले डेंसिटी को लिया। डेंसिटी जो कैलकुलेट की गई 5.517 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो कैलकुलेट की गई है, उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो ये एवरेज डेंसिटी है, ठीक है। लेकिन अगर डेंसिटी को हम कैलकुलेट करते हैं तो हम जितनी भी जो लेयर है, जैसे जैसे हम इंटीरियर पार्ट में जाते हैं डेंसिटी इंक्रीज होती है, और जब हम सेंट्रल पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, हम कोर तक पहुंच जाते हैं, हम अंतरतम तक पहुंच जाते हैं, वहां का जो डेंसिटी है वो 11 to 13 ग्राम पर घन सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर होता है। तो इसके बिहाफ पर हम कह सकते हैं कि मे बी देयर आर हार्ड मटेरियल्स, या फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर ऐसे पदार्थ होंगे जो भारी पदार्थ हैं, जैसे लोहा और निकल होता है, उस प्रकार के पदार्थ होते हैं। फिर हम दूसरा चलते हैं प्रेशर। प्रेशर भी इंक्रीज होता है, तीनों ही इंक्रीज होते हैं। हमने तीन कॉन्सेप्ट लेंगे हम,
एक तो रहेगा हमारा प्रेशर, दूसरा हमने डेंसिटी को लेंगे, और तीसरा होगा टेम्परेचर। ये तीनों ही जब हम डेप्थ में जाएंगे, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जाएंगे, तो तीनों ही इंक्रीज होगी। ये तीनों ही जो इंक्रीज होती हैं, उस इंक्रीज होने की जो रेट है वो अलग अलग प्रकार की पाई जाती है, लेकिन हमें पता चलता है कि इसमें ऐसा अर्थ में लेयर सिस्टम पाया जाता है। तो धरातल के अंदर की तौर जाने पर हमारा प्रेशर है तो इंक्रीज होता है, अर्थ का प्रेशर, और सबसे ज्यादा जो रहता है अंतरतम यानी कोर पर रहता है। इस बिहाफ पे यहाँ पर हम वापस इसको एक चित्र को देख लेते हैं कि फर्स्ट अर्थ से 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, अर्थ के अबोव पार्ट से लगाकर 100 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, वो जो डिस्टेंस है वो लिथोस्फेयर में कैलकुलेट होता है। लिथोस्फेयर में कैलकुलेट होता है, यानी उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं या चट्टान मंडल कहते हैं। फर्स्ट 100 किलोमीटर, उसके बाद फर्स्ट 100 किलोमीटर से लगभग 2900 किलोमीटर की जो डेप्थ है, 29 यहाँ पर लिख रखा है जैसे 2890, रफली हम इसे अराउंड 2900 किलोमीटर मान लेते हैं। वहां तक आपके पाया जाता है मेंटल, से कहा जाता है हिंदी में प्रवाह। उसके बाद यानी 2900 किलोमीटर से लगाकर पीछे जो डिस्टेंस जो बचती है, यहाँ से लगाकर इस सेंटर पॉइंट तक, वो जो कहलाता है वो कहलाता है हमारा कोर, अंतरतम। ठीक है, इस अंतरतम के बारे में कहा जाता है कि उसका जो इंटीरियर सबसे अंदर का जो पार्ट है वो सॉलिड है ड्यू टू प्रेशर। उससे ठीक ऊपर वाला जो भाग है वो लिक्विड फॉर्म है, यानी यहाँ पर मेल्टिंग जो शेल है या जो रॉक्स है वो पाई जाती है, और यहीं से कोर और मेंटल की सीमा से यहीं से हमारा अबोव यानी ऊपर की तरफ इस प्रकार से मैग्मा मूव होता है, और अर्थ के ऊपर यहाँ पर वॉल्केनिक एक्शन होती है। इसको डिटेल में जब वॉल्केनो पढ़ेंगे, तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो कहा जाता है कि अगर अर्थ के इंटीरियर पार्ट या कोर की बात करें, तो कोर में अगर डेंसिटी ज्यादा है, तो हम कह सकते हैं कि वह प्रेशर के ड्यू टू प्रेशर वहां पर आपके घनत्व ज्यादा मिलेगा। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो इनर पार है, यहाँ पर जो पदार्थ मिलते हैं वो ऐसे पदार्थ मिलते हैं जो काफी कठोर है। ठीक है, हम कठोरता को हम कैसे कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा कठोर यहाँ पर इसको हम डबल प्लस दे देते हैं। सबसे ज्यादा कठोर जो पदार्थ पाए जाता है इस बेल्ट में पाए जाते हैं। सिंगल प्लस जो है यानी कम कठोर पदार्थ है वो इस भाग में पाए जाते हैं, और सबसे कम है, सबसे न्यूनतम जो कठोरता पाई जाती है वो अर्थ के अपर पार्ट में या मेंटल के अपर पार्ट में, या आपका जो क्रस्ट है वहां पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये आपके अर्थ के अंदर सिस्टम पाया जाता है, और इससे हमें पता चलता है प्रेशर हो चुका है। नेक्स्ट हम टेम्परेचर की बात करते हैं कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं, और ये इंक्रीज होता है। इंक्रीज की जो नॉर्मल रेट है, नॉर्मल इंक्रीज रेट वो है प्रति 32 मीटर्स या 32 मीटर की डेप्थ में हम जाएंगे तो टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज होगा। इस चित्र में आप देखेंगे कि हम लिथोस्फेयर की बात करते हैं। लिथोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो किस प्रकार से इंक्रीज होता है, जैसे कि हम 410 किलोमीटर की दूरी तक पहुंचते हैं तो टेम्परेचर है वो इस प्रकार से इंक्रीज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, फिर 2900 किलोमीटर के बाद और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और जैसे जैसे हम केल्विन जाएंगे, यहाँ पर देखिए केल्विन में दे रखा है 2900 किलोमीटर में यहाँ तक इतना टेम्परेचर हो जाता है। यहाँ पर 5000 केल्विन, यहाँ पर 7000 केल्विन, यानी अर्थ के जैसे जैसे इंटीरियर पार्ट में जाएंगे जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है।
तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो ये पार्ट है जहां पर 500 डिग्री केल्विन जो टेम्परेचर माना जाता है, तो केल्विन 273 केल्विन की कैलकुलेशन आती है सभी को, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली लगभग 32 फॉरेनहाइट और 273 केल्विन ये रहता है। जब टेम्परेचर पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे। यानी जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर होता है वो बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, या 273 डिग्री केल्विन के बराबर होता है जीरो पर। आगे बढ़ते हैं। गहराई के साथ जो तापमान की जो दर है वो कम हो जाती है, दर कम हो जाती है, तापमान बढ़ना कम नहीं होता है। यानी पर किलोमीटर पे जो टेम्परेचर बढ़ रहा था उसकी जो रेट है वो कम हो जाती है। शुरू के जो 100 किलोमीटर होते हैं वहां पर ये तापमान बढ़ने की जो दर है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर होती है। यानी जैसे ही आप 1 किलोमीटर दूरी बढ़ाओगे तो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाएगा। यानी धरातल से 35 किलोमीटर पर अगर टेम्परेचर मान लेते हैं कि वहां पर 100 डिग्री है, धरातल से 35 किलोमीटर की गहराई पर, हम इसको इस प्रकार से समझ जाते हैं। मान लीजिए आप अर्थ के सरफेस पर है और यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो है, यहाँ पर हम 35 कर लेते हैं, ठीक है। ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, ठीक है। कहाँ पर? अर्थ के इंटीरियर यानी जीरो हम जहाँ पर करें, वहां से जब हम 1 किलोमीटर नीचे की तरफ जाएंगे, 1 किलोमीटर डेप्थ में जाएंगे, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो आपको मिलेगा 47 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो सिस्टम रहता है, ये इंक्रीजिंग की जो रेट रहती है, ये फर्स्ट 100 किलोमीटर तक की रहती है, उसके बाद ये चेंज हो जाती है। उसके बाद 100 किलोमीटर से लगाकर 300 किलोमीटर की जो डेप्थ है वहां पर ये पर किलोमीटर यानी प्रति किलोमीटर की गहराई पर जाने पर केवल 2 डिग्री प्रति किलोमीटर की दर से बढ़ता है। उससे और अधिक गहराई पर जाओगे यानी 300 किलोमीटर से और नीचे की तरफ जाओगे तो ये जो रेट है वो आपके और कम हो जाएगी। 300 किलोमीटर के बाद 301 किलोमीटर जाओगे तो अगर 300 किलोमीटर पर टेम्परेचर अगर मान लेते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 301 पर आपको जो तापमान मिलेगा वो 101 डिग्री सेंटीग्रेड। 302 डिग्री पर 302 किलोमीटर की दूरी पर जाओगे तो आपको वहां पर 102 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ेगा। तो जो दर है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, तापमान कम नहीं होता है, तापमान बढ़ने की जो दर है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। यानी जैसे जैसे आप गहराई की ओर जाओगे तापमान बढ़ने की जो दर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। नेक्स्ट, इस आधार पर हम कह सकते हैं जो अंदर का जो भाग है, जो अर्थ के सबसे गहराई वाला जो भाग है, उस गहराई वाले भाग में यानी इस भाग की बात कर रहे हैं, इस भाग में जो टेम्परेचर है वो इतना अधिक रहेगा कि वो मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा, वो गलनांक बिंदु पर होने के कारण सरल होगा, या फिर अधिक तापमान के कारण गैस में बदल गया होगा, ऐसा हम मानते हैं। अप्रत्यक्ष स्रोत है, हम केवल मान रहे हैं। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्रोत, जिसमें सबसे पहला ज्वालामुखी और भूकंप की बात करते हैं। ज्वालामुखी से निकलने वाले जो गर्म पदार्थ होते हैं उससे हमें पता लगता है कि अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट है उसमें ऐसे कुछ मेल्टिंग पदार्थ होंगे, पिघली हुई चट्टानें होगी, पिघला हुआ खनिज पदार्थ होगा जो लावे के रूप में बाहर निकल रहा है। लेकिन अगर कहे कि अगर इंटीरियर पार्ट अगर लिक्विड फॉर्म में है तो ऐसा कैसे माने, क्योंकि इतना प्रेशर ऊपर से रहता है कि कोई भी पदार्थ वहां पर तरल रूप में नहीं रह सकता, प्रेशर उसको ठोस बना सकता है। तो ये अलग अलग प्रकार के सोर्सेज चलते हैं भूकंपीय तरंगों के बारे में। तरंगे दो प्रकार की, एक भूगर्भिक जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट में चलती है, और एक होती है जो धरातल पर चलती है,
धरातलीय तरंगे कहते हैं। इनसे हमें पता चलता है कि जो तरंगे निकलती है वो किस प्रकार से निकलती है। धरातल के ऊपर से जो तरंगे निकलती है, यानी धरातल के अंदर से जब कोई सिस्मिक एक्टिविटी एक्टिविटी होती है या भूकंप की जो क्रियाविधि स्टार्ट होती है, तो उससे कुछ वेव्स निकलती है, उससे कुछ तरंगे निकलती है। उन तरंगों को हम मापते हैं सिस्मोग्राफ नाम, यानी जो सिस्मोग्राफ है, इस सिस्मोग्राफ के माध्यम से हम इसे कैलकुलेट करते हैं कि ये जो तरंगे हैं उनका क्या रूप है, स्पीड क्या है, किन किन से सोर्सेज से निकल रही है। इसको हम पढ़ चुके हैं कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से अगर मान लीजिए सिस्मिक एक्टिविटी शुरू होती है और यहाँ से रेज निकली और रेज को पहुंचना है यहाँ पर। ये हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा हॉरिजेंटली बताया आपको। यहाँ से अर्थ तरंग निकल रही है, जैसे कि मान लीजिए एक तरंग एक सीधी, ठीक है। एक तरंग जो पहुंचती है वो इस प्रकार से आपके वक्राकार रूप में निकलती है। वक्राकार यानी उसको कर्व बन रहे हैं, ठीक है। और एक जो है वो इस प्रकार से दो वक्र बना के पहुंच जाती है, ठीक है। कहाँ से? ये इसका हाइपोसेंटर है, ठीक है। यहाँ से भूकंप शुरू हुआ, भूकंप शुरू होने के बाद ये तरंगे निकली। तो हम पहली वाली जो तरंग है उससे हमें क्या पता चलता है कि पहली वाली तरंग जहां से आई है उन क्षेत्रों में एक जैसी चट्टानें हैं, एक जैसी चट्टानें हैं, इसलिए वहां पर तरंग जो है एकदम सीधी आई। जो वेव्स है वो यहाँ पर धरातल पर जो पहुंची है वो एकदम सीधी पहुंची है। इसका अर्थ है कि वो जहां जहां से गुजरी है वहां पर एक जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। दूसरा, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आप देखें कि ये जो दूसरी तरंग है ये काफी मूवमेंट कर रही है, इसमें काफी कर्व आ रहे हैं, वक्र आ रहे हैं। तो इस आधार पर कह सकते हैं कि ये जो तरंग जहां जहां से गुजरी है उन क्षेत्रों में काफी अंतर है। वहां पर अलग अलग प्रकार के पत्थर चट्टानें धरातल के अंदर पाई गई है, इस कारण ये बार बार मुड़ी है। कभी ठोस आया, कभी तरल आया, कभी गैस आया। तीसरी जो तरंग है वो काफी कम वक्र खाते हुए निकली, यानी हम कह सकते हैं कि इस तरंग के रास्ते में बहुत कम ऐसे पदार्थ आए जो अलग अलग स्वभाव के। इसके बिहाफ पर सिस्मोग्राफ में जो रीडिंग आती है उस रीडिंग के आधार पर हम पता लगाते हैं कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट कैसा हो सकता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से लिखा गया है कि विभिन्न पदार्थों से गुजरती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की गति द्वारा संचालित होती है। कभी इनकी स्पीड बढ़ जाती है, कभी इनकी स्पीड कम हो जाती है। तो इस स्पीड से हमें पता चलता है कि वहां पर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं। फिर हम सिस्मोग्राफ से आने वाली जो रीडिंग है उस रीडिंग को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हम पता लगाते हैं कि जो ये तरंगे जो आई है वो किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार का स्ट्रक्चर बनाती है। और जैसा स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर्स के आधार पर हम बताते हैं कि पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में कैसी चट्टानें होगी। तो सबसे पहले जो पहुंचती है पी वेव्स। पी वेव्स के बारे में कहा था मैंने कि ये ध्वनि तरंगों के समान होती है। इसमें जो कण होते हैं वो, यानी वो इस प्रकार से आगे पीछे धक्के देते हैं लॉन्गिट्यूड में। सबसे पहले पहुंचती है, इसका मतलब स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है? टी की होती है। उसके बाद जो पहुंचती है उसे हम सेकेंडरी वेव्स कहते हैं। ये चट्टान, ये जो तरंग की दिशा, अगर तरंग इस दिशा में जा रही है तो इनकी जो मूवमेंट होती है तरंग दिशा के समकोण पर होती है। ऊपर नीचे, कुछ कण ऊपर जाता है, नीचे जाता है, इस प्रकार से मूव करती है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स कहा जाता है। अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे पी, अनुप्रस्थ तरंगे एस। पी तरंगे होती हैं ध्वनि तरंगों के समान और एस तरंगे होती है प्रकाश तरंगों के अनुसार।
तीसरी जो सबसे खतरनाक होती है, जो सबसे धीरे धीरे चलती है, वो होती है धरातलीय तरंग। ये काफी धीरे चलती हैं और सबसे धीमे चलने के कारण ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और धरातल के ऊपर ही। यानी हम कह सकते हैं कि पी और एस जो तरंगे हैं, इनको हम यहाँ पर बैरियर बना लेते हैं और हम कहे कि ये हमारे पी और एस जो रहती है वो हमारे इंटीरियर पार्ट में चलते हैं, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में चलते हैं, और जो धरातलीय जो तरंगे हैं वो आपके पृथ्वी के एक्सटीरियर प्लांट जो भाग है या जो पृथ्वी का ऊपरी जो सतह है उसके ऊपर चलती है। वन बाय वन इसको पढ़ चुके हैं। ये हाइपोसेंटर जहाँ से ये तरंगे निकलती हैं, फिर मूव करती है सबसे पहले धरातल पर, जहाँ पर इन तरंगों को महसूस किया जाता है वो कहलाता है उसका एपिसेंटर। एपिसेंटर ये अधिकेंद्र कहलाता है, अधिकेंद्र जहाँ से शुरू होती है। हाइपोसेंटर या इसे हम भूकंप मूल कहते हैं। ये मूल यानी रूट, आपके जो एक्शन शुरू हुई अर्थक्वेक भी, उसका रूट यहाँ से है। रूट यहाँ से स्टार्ट होने के बाद यहाँ से वेव्स निकलती है और सबसे पहले सबसे नियरेस्ट पॉइंट पर ये पहुंचती है। वो हमेशा लगभग जहाँ से आपका भूकंप शुरू होता है उससे ठीक 90 डिग्री के ऊपर ये होता है। ठीक 90 डिग्री के ऊपर ये पहुंचता है। जहां पर पहुंचता है उसे एपिसेंटर कहा जाता है। महत्व क्या है, इससे हमें भूकंप का विश्लेषण करने में जानकारी प्राप्त होती है। पता चलता है कि उसका अवकेंद्र कहाँ पर है, अधिकेंद्र कहाँ पर है। भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की बता चुका हूँ। एक तरंगे होती हैं भूगर्भिक और एक होती है धरातलीय। फिर उसके बाद इसकी बारे में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चलता है। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में क्या पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अगर वेव सीधी आ रही है तो हम कह सकते हैं कि अर्थ का इंटीरियर पार्ट में किसी प्रकार का कोई वेरिएशन नहीं है, कोई लेयर सिस्टम नहीं है, सीधे तौर पर पहुंच रही है। यानी जैसी चट्टानें अर्थ के अपर पार्ट में है वैसी ही चट्टानें पृथ्वी के इंटीरियर पार्ट में आपको देखने को मिलेगी। दूसरा, इस वेव्स का एक शैडो जोन होता है, छाया क्षेत्र। ठीक है, शैडो जोन का अर्थ होता है कि पी और एस का अलग अलग नेचर है। पी का जो नेचर है वो आपके तीनों ही जो पदार्थ के रूप होते हैं, तरल, ठोस और गैस, तीनों में से ही ये पास हो जाती है, उसमें से गति कर पाती है। लेकिन जो एस वेव्स जो होती हैं वो केवल आपके ठोस और गैस में से निकल सकती है, तरल भागों में से ये नहीं निकल पाती। तो जहां जहां पर हम रीडिंग में हम देखेंगे कि एस वेव्स नहीं दिख रही है तो हम कह सकते हैं कि वहां पर लिक्विड पाया जाता है, वहां पर तरल पदार्थ पाया जाता है। तो इसी बिहाफ पे हमने इसको तीन भागों में बांटा कि पृथ्वी की सबसे ऊपर जो परत है वो ठोस भाग है, जिसको कह सकते हैं क्रस्ट है, सबसे ठोस जो चट्टानों से बना है, जिसको लिथोस्फेयर कहते हैं। उसके ठीक नीचे एक अर्ध तरल यानी सेमी लिक्विड मेंटल है, जिसे हम अपर मेंटल कह सकते हैं, जहां से हमारे ज्वालामुखी का लावा निकलता है। और उसके ठीक नीचे कोर पाया जाता है जो ठोस है या तरल। ठोस कैसे है, क्योंकि वहां पर इतना प्रेशर है कि हर कोई चीज वहां पर लिक्विड में नहीं रह सकती। तरल हम क्यों कह सकते हैं कि वहां पर इतना टेम्परेचर है कि हर जो चट्टान उस इंटीरियर पार्ट में 6371 किलोमीटर की डेप्थ में है वो मेल्ट हो गया होगा, तो इस कारण हम उसको तरल कह सकते हैं। इसके अलावा हमें क्या पता चलता है कि जहां पर गैस, नेचुरल गैस और जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, उसके बारे में इन वेव्स के माध्यम से हमें पता चल जाता है। प्राथमिक तरंगे विशेषताएं, इसको फर्स्ट चलूंगा, हम पढ़ चुके हैं। पी तरंगे या प्राइमरी वेव्स भी के नाम से जानते हैं या पुश वेव्स भी कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनल होती है, जिसमें जो इसकी स्पीड होती है सबसे ज्यादा, पर सेकंड में 8 किलोमीटर ये रन कर जाती है। सबसे पहले पहुंचती है
धरातल पर, या जो सिस्मोग्राफ जहां पर इसको रीड किया जाता है, इसलिए इसे प्राइमरी वेव या प्राथमिक तरंग कहा जाता है। ये भूकंप के केंद्र, जहां से भूकंप शुरू हुआ है, वहां से शुरू होकर पृथ्वी के ठोस, तरल और गैस सभी मार्गों से गुजरते हुए भूपृष्ठ पर पहुंचती है, यानी तीनों ही माध्यम से ये गुजर सकती है। नेक्स्ट जो है क्या विशेषता है पी की, कि ये आगे पीछे धक्के देती हुई आगे बढ़ती हैं। भ्रमणतल, अवतल, कॉनकेव। और इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अगर हम किसी शीट को इस के लोहे से या हथौड़े से यहाँ पर प्रहार करें इस वे में, जो आवाज जाएगी ये ध्वनि तरंगों के समान, कई बार कई समय तक ये गूंजायमान रहेगा। जैसे किसी थाली को हमने पीटा, तो पीटने के बाद देखते हैं वो काफी समय तक कंपन करते हैं, उसके कण जो होते हैं एक दूसरे से आगे पीछे चलते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इनका नेचर रहता है पी वेव्स का। सेकेंडरी या शेक वेव्स, जिसे द्वितीयक तरंग भी कहते हैं, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स भी कहते हैं, सबसे लास्ट या फिर कह दे सकते हैं सेकेंडरी तौर पर पहुंचती हैं, इसलिए इसे सेकेंडरी वेव्स भी कहते हैं। प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। पी वेव्स जो होती हैं वो ध्वनि तरंगों के समान होती है। ट्रांसवेव्स पी तरंगों की तुलना में कम होता है, स्पीड कम होती है। ये तरंगे अपनी धीमी गति के कारण पी तरंगों की अपेक्षा देरी से पहुंचती है, इसलिए इसे द्वितीयक या गौण तरंगे के नाम से भी जानते हैं। ये तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम से गुजर सकती है, मतलब तरल जहां होगा वहां पर नहीं दिखेगी। इसका मतलब ये तरंगे हमें ये बताएगी तरल पदार्थ कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। ये तरंगे आगे पीछे धक्के नहीं देते, ऊपर नीचे या आड़े पीछे धक्के देते हैं, ये नहीं समकोण पर देती है। मैंने पहले से ही कहा था कि तरंग अगर इस दिशा में जा रही है, ये वेव है, तो इसका जो तरंग थोड़ी सी इस तरफ जाएगी, ये इस प्रकार से आग ऊपर नीचे इस प्रकार से ज्यादा मूव करती हुई आगे बढ़ेगी। इस प्रकार की जो तरंगे होती है उन्हें हम ट्रांसवेव या अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। इनका भ्रमण पथ अवतल एस तरंगे पी तरंगों की तुलना में अधिक खतरनाक होती है। ऑब्वियसली है, जो धीरे चलेगा, लंबे टाइम तक रहेगा, नुकसान ज्यादा करेगा। एक झटका एकदम से लगा और चला गया, महसूस नहीं होता। झटका लगातार चल रहा है तो नुकसान ज्यादा होगा, ये थोड़ी सी ज्यादा खतरनाक होती है। ये तरंगे 120 डिग्री की दूरी पर लुप्त होती है। ये 120 डिग्री कैसे कैलकुलेट होता है, आगे एक स्लाइड आएगी उसमें हम समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। लॉन्ग वेव्स या लैंड वेव्स भी कहते हैं, या लव वेव्स भी कहते हैं। सबसे लंबी चलती हैं, स्पीड सबसे कम है, धरातलीय भागों में ही होता है इसका जो कार्य क्षेत्र है, इसलिए इसको सरफेस वेव्स भी कहते हैं। इसका जो भ्रमण तल होता है, पथ जो होता है, वो कॉन्वेक्स होता है। इससे पहले जितने भी होते हैं दोनों को कॉनकेव पढ़ा है। कॉन्वेकेव और कॉन्वेक्स क्या होता है मैं समझा चुका हूँ। ये तरंगे आड़े तिरछे धक्के देते हैं, यानी ट्रांसवर्स टाइप तरंग ये भी है। जल से भी गुजर सकती है, बहुत गहराई पर लुप्त हो जाती है। बहुत गहराई पर क्योंकि लुप्त हो जाती है, इसका अर्थ ये है कि अर्थ के ऊपर वाले हिस्से में ही ज्यादा चलती है और सबसे ज्यादा नुकसान वहीं पर करती है। जितने भी सड़कों का उखड़ना हो या मकानों का गिरना हो या किसी प्रकार का धरातल के ऊपर बनाए गए मानवों के स्ट्रक्चर्स है, उन्हें नष्ट करने में सबसे ज्यादा योगदान देती है। इस तरंगे या इस तरंगों को स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा था भूकंप के छाया, भूकंप के तरंगों का, या फिर हम कर सकते हैं शैडो जोन क्या होता है। शैडो जोन का अर्थ होता है कि पृथ्वी का वह भाग जहां कोई भी भूकंप की तरंग नहीं, शैडो जोन।
ये जो क्षेत्र होता है ये उद्गम क्षेत्र से 103 से 143 डिग्री के बीच है। आप ऐसा क्यों हुआ, जैसे कि यहाँ पे आपका एक्स है, शुरू होने के बाद जो तरंग है यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ पर लिक्विड फॉर्म आ गया, तो लिक्विड फॉर्म में आने के कारण यहाँ पर आवाज आ रही थी, अब आ रही होगी। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा एपिसेंटर है, ठीक है, यहाँ पर भूकंप की शुरुआत होती है, तो भूकंप का जो केंद्र है यहाँ से अगर ये वेव निकलती है तो हम एस वेव्स का देखते हैं। पी का यहाँ पैटर्न बी में दे रखा है, पी जो है पी वेव्स का दे रखा है, ठीक है। तो पी वेव्स को आप देखेंगे कि यहाँ पर आप तरंगे जो एस वेव निकलती हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर, क्योंकि पी जो एस वेव्स रहती हैं वो लिक्विड में नहीं प्रवेश कर पाती है, तो कोर जो है वो है आपके लिक्विड फॉर्म में। तो कोर जब लिक्विड फॉर्म में है तो कोर के लिक्विड फॉर्म में होने के कारण यहाँ पर जैसे ही ये तरंगे कोर तक पहुंचती हैं तो कोर में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, क्योंकि एस तरंगे कोर में नहीं प्रवेश कर जाती हैं। तो तरंगे यहाँ से इस प्रकार से मूव कर रही है, इस दिशा में जा रही है, इस दिशा में जा रही है, लास्ट यहाँ तक पहुंचती है और यहाँ तक पहुंचने के बाद ये तरंगे 103 डिग्री तक से लगाकर लास्ट जो है यहाँ, तो यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर आप देखेंगे कि भूकंपीय तरंगे पहुंच रही है, ठीक है। लेकिन ये जो इलाका है 103 डिग्री से इधर और 103 डिग्री से इधर, 103 डिग्री के बाद एस तरंगे लुप्त हो जाती हैं। पीछे जो बचता है वो भाग आप देखिए, ये जो हिस्सा है 103 डिग्री से लगाकर वापस इस तरफ 103 डिग्री तक का हिस्सा जो है वो हिस्सा कहलाता है इसका शैडो जोन। समझ गए? यानी यहाँ पर एस तरंगे बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है, तो हम कह सकते हैं कि एस तरंगे जो होती हैं वो 103 डिग्री की दूरी के बाद लुप्त हो जाती है, जहां से निकलती है उससे 103 डिग्री के बाद ये तरंगे लुप्त हो जाती है। इसी प्रकार से हम पी का पैटर्न देख लीजिए। पी की क्या विशेषता है कि पी वेव जो होती है वो सभी माध्यम से गुजर सकती है, सभी माध्यम से गुजर सकती है, लेकिन जैसे ही हम मान लेते हैं कि ये आपके थी ब्लैक वाली तो हो गई, देखिएगा इसमें दो वेव्स दे रखी है आपके, एक तो रेड कलर में है, रेड कलर वाली जो है वो तो है आपकी पी वेव्स। पी वेव्स जो है वो ठोस में से भी निकल सकती है और लिक्विड में से भी निकल सकती है। तो पी वेव लिक्विड में से निकलती है और लिक्विड में से निकलने के बाद यहाँ पर पहुंच जाती है, क्या यहाँ पर भी पहुंच जाती है और यहाँ पर भी पहुंच जाती है, ठीक है। तो यहाँ से लगाकर 103 यानी अगर जीरो से मान लेते हैं ये है हमारा जीरो, जीरो से लगाकर 103 डिग्री तक यहाँ पर और 103 डिग्री तक यहाँ पर, यहाँ तक केवल और केवल कौन सी तरंगे दिखाई देगी आपको? एस, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 150 या 100, रफली 150 लिखा हुआ है, 150 से लगाकर 150 के बीच में 143 जो डिग्री का जो जोन है वहां पर आपको पी वेव्स दैट पास थ्रू द कोर ये क्षेत्र, इसका बीच का जो क्षेत्र है ये देखिए 103 से लगाकर आपके 150 तक या रफली से 143 या 146 अलग अलग उसमें आपको अलग अलग मिलेगा। ये जो मैं रेड लाइन कर रहा हूँ तो ये जो लाइन है यहाँ पर एक भी तरंग आपको नहीं दिखाई दे रही है, कोई भी, ना तो पी दिखाई दे रही है न वहां पर एस दिखाई दे रही है। ये वह इलाका है जिसे हम कहते हैं भूकंपीय तरंगों का छाया क्षेत्र। यहाँ पर कोई भी तरंग नहीं पहुंच पाती, तो ये उसका शैडो जोन
कहलाता है। आई होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम कल एक बार और पुनः देखेंगे इसे। आगे हम बढ़ते हैं। ये आपके अर्थ का इंटीरियर पार्ट की हम बात करता है। मीटिंग को एक बार मैं ऑफ करता हूँ। ऑफ करने के बाद वापस रिकनेक्ट